नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो शब्दावली यूज़ की जाती है, जो बातें की जाती हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स रहती हैं। कल ही चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि वो 5 प्रिंसिपल ऑफ जो कोएग्जिस्टेंस है उनको मानते हैं, वही उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ये वही 5 प्रिंसिपल हैं जिनको भारत में पंचशील कहा जाता है। तो देखिए, बात कौन कह रहा है? चाइना कह रहा है। चाइना इस बात को बार-बार दोहराता रहता है, पंचशील वाली बातों को, लेकिन अप्लाई नहीं करता। उसको देखेंगे हम किस तरीके से अप्लाई नहीं करता। फिर उसने ये भी कहा जो यूएन चार्टर है उसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं और उन बातों को अप्लाई करना चाहिए ताकि विश्व में शांति बहाल हो सके। उसने ये भी कहा जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी, जो गुटनिरपेक्ष का आंदोलन था, जो भारत के द्वारा एक तरीके से शुरू किया गया था, वो भी बहुत अच्छा आंदोलन है। उसमें भी पूरा स्कोप है कि विश्व में एक शांति की स्थापना कर दी जाए और उसको लेकर चलना चाहिए। तो देखिए, चाइना क्या बातें कह रहा है, कौन सी पावर क्या बात कह रही है। चाइना ने फिर से कहा है कि वो पीसफुल राइज ऑफ चाइना में यकीन करता है। एकदम से चाइना के सुर बदले हुए हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। इकोनॉमिक वीकनेस तो है ही जो अभी उभर कर आ रही है कोविड के बाद, लेकिन और भी मायने हैं। उन्हीं सारे मामलों को हम समझेंगे कि इसके चीन के ऊपर क्या अर्थ है, साउथ चाइना सी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, रशिया के साथ इसके रिलेशन में क्या इफेक्ट है, भारत के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या चीन की जो प्रेसिडेंट है वो सोच रहे हैं। इन सारी बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचशील सिद्धांत की। इसमें भी विवाद है। चीन का कहना है कि जो सिद्धांत है ये हमारा दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस, जो 5 प्रिंसिपल है ये हमने दिया है। भारत का कहना है कि हमारी अवधारणा है, ये बुद्धिज्म से ली गई है और इसको सबसे पहले नेहरू ने प्रमोट किया। और चीन का कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जाओ इनलाई भारत आए थे तिब्बत के बारे में समझौता करने, तो दोनों देश आपस में समझौता कर नहीं पा रहे थे, कुछ इशू बॉर्डर डिस्प्यूट रह रहे थे। तो जाओ ने कहा नेहरू को कि ये 5 प्रिंसिपल है, इनके बेस पर एक बार आगे बढ़ते हैं, फिर देखा जाएगा कैसे चलेंगे। नेहरू ने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं। तो चाइना ये कहता है हमारा वर्जन है कि हमारा था। खैर, इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल और इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल संबंध। तो जाओ इनलाई के बाद यहाँ पर मान लिया गया 1954 में समझौता होता है पहली बार। उसी की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी चाइना में। देखिए, इसी समझौते की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, वहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। इसी प्रिंसिपल के बाद ये चाइना म्यांमार के बीच में भी होता है, तब वो बर्मा था। उसके बाद बंगडुंग कॉन्फ्रेंस होती है इंडोनेशिया में 1955 में, अफ्रो एशियन देश आते हैं, वहाँ पर भी इन्हीं प्रिंसिपल को आगे फॉलो किया जाता है। इसमें भी चाइना आया था, लेकिन उसके बाद इन्हीं सारे प्रिंसिपल को लेकर नेहरू आगे बढ़ जाते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू कर देते हैं 1961 में बेलग्रेड में। चाइना को अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि प्रिंसिपल हमारे हैं, चाइना का जो वर्जन है, और लेकर नेहरू आगे चल दिए और वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरते जा रहे हैं। कहा जाता है कि इनडायरेक्टली चाइना चाहता था कि जो नेहरू का स्ट्रेचर है वो गिर जाए और 1962 का युद्ध होता है, क्योंकि अगर वो ना होता तो नेहरू का जो स्ट्रेचर था वो बहुत बड़ा हो जाता, उसे तोड़ना एक तिलिस्म की तरह हो जाता, कोई तोड़ ना पाता, लेकिन वो अकेला युद्ध उस सारे स्ट्रेचर को गिरा गया। तो यहाँ तक ये बात चलती रहती पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। तो ये इतिहास था, लेकिन आज इसके क्या मायने हैं, आज क्या चाइना कहना चाह रहा है उसको हम समझते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं पंचशील जो समझौता था उसके जो पॉइंट हैं क्या है। तो एक है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, म्यूचुअली एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप ना करना, लेकिन चीन हमेशा करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री चले जाएं तो कहता है कि नहीं जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हिस्से को उसने कब्जा रखा है, वहाँ पर कुछ होता है जो हमारे पास है, तब वो चीन कहता है वहाँ पर वीटो कर देता है उस फैसलों को। तो चीन ऐसा करता है, जो बात वो कह रहा है उसको मानता नहीं है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, ऐसा चीन ने बिल्कुल नहीं किया। 1962 में युद्ध किया और उसके बाद बार बार कोशिश करता है, अग्रेशन करता है, और हमारे अक्साई चीन को उसने अपने कब्जे में ले लिया, जो कि अखंडता का सिद्धांत का अनुपालना नहीं है। वहीं पर तीसरा देखें तो समान व्यवहार व परस्पर लाभ, कि एक दूसरे के साथ इक्वल जो है ट्रीटमेंट रखेंगे और इक्वल बेनिफिट लेंगे। चीन वैसा भी नहीं करता, हमारे साथ उसके बराबरी के उस तरीके से संबंध नहीं है, ट्रेड में भी नहीं है, पॉलिटिकली भी वो ऐसी कोशिश करता है कि बराबरी पे भारत ना आ पाए, क्योंकि भारत चाहता है कि उसे परमानेंट मेंबर की सीट मिल जाए वहाँ पर यूएन में, लेकिन चाइना ही अकेला है जो इसके हक में नहीं है। तो म्यूचुअली रिस्पेक्ट और बेनिफिट की बात भी चाइना नहीं करता। गैर आक्रमण, नॉन अग्रेशन, चाइना ऐसा भी नहीं करता। चाइना ने अग्रेशन पहले भी किया है, गलवान वैली में फिर से किया है, सैनिक वहाँ एलएसी पे खड़े हैं और रोज कोशिश होती है अग्रेशन की। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, चाइना इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता।
चाइना ताइवान को हड़पने के चक्कर में है। चाइना ने अब यहाँ तक कह दिया है वन चाइना पॉलिसी ना कहो। अब कोई भी देश में जाते हैं, जैसे मलेशिया में गए पीछे, तो वहाँ पर मलेशिया के प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी में यकीन रखते हैं। उनसे कहलाया गया कि आप ये कहो कि हम चाइना के रीयूनिफिकेशन में यकीन रखते हैं, यानी कि चाइना का रीयूनिफिकेशन किसके साथ हो जाए? ताइवान के साथ। तो चाइना इन पांचों पॉलिसी में यकीन नहीं करता, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के रूप में लेकर चलता है। उसके कारण है, उसके कारण हम देखेंगे क्या है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का मैप ये वाले देश है और ये ग्लोबल साउथ है। हम अगर देखें तो ग्लोबल साउथ और नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो हिस्सा है लगभग सेम है। ग्लोबल साउथ जो हिस्सा है वो हिस्सा है जिसको पहले थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, तीसरी दुनिया कहा जाता था, क्योंकि पहली दुनिया थी वेस्ट, जिसको लीड कर रहा था यूएस, एक पूंजीवाद देश। दूसरा जो हिस्सा था वो था सोशलिस्ट कंट्री का, जिसको लीड कर रहा था यूएसएसआर। और तीसरा था नाम वाला, गरीब, पिछड़े हुए, जहाँ पर निर्जातीय संघर्ष हो रहे हैं, अभी अभी आज़ाद हुए हैं, वो सारे देश थे तीसरे वाले, जिसमें भारत भी आता था। तो धीरे धीरे अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? ग्लोबल साउथ। थोड़ा सम्मानजनक हो गया है, क्योंकि उसके कारण है जीडीपी बढ़ी है इन सारे देशों की, और एक ऊपर इनका उभार आया है और बाकी शक्तियों का एक बार जो पतन की तरफ दिखाई देता है। तो अगर देखें ग्लोबल साउथ में कौन कौन से देश हैं, पूरा लैटिन अमेरिका है, लगभग नॉर्थ अमेरिका का जो मैक्सिको है वो भी आता है, पूरा अफ्रीका है, पूरा मिडल ईस्ट है एक इजराइल को छोड़ के, और लगभग चाइना, भारत, साउथ एशिया वाला सारा हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़ के, और एक साउथ कोरिया और जापान को। तो अगर ग्लोबल साउथ में देखें तो जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों को छोड़कर बाकी सारा ग्लोबल साउथ में आता है। तो चाइना ने जो बातें कही हैं इसका मायना ग्लोबल साउथ के लिए है। अब जो लड़ाई हो रही है वो ग्लोबल साउथ के लिए हो रही है, क्योंकि ग्लोबल साउथ ही वो हिस्सा है जो नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर 80% पॉपुलेशन है पूरे विश्व की। दो देश तो भारत और चाइना ही है, सारा ट्रेड यहीं पर हो रहा है। तो चाइना और भारत अब दोनों का एक ही टारगेट है, ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा वही विश्व का लीडर बनेगा आने वाले समय में। तो चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता है उसका वर्ल्ड ऑर्डर उसके हिसाब से बने। और वर्ल्ड ऑर्डर क्या चाहता है चाइना? पहले तो चाहता है वहाँ पर पैसा लगाया जाए। ट्रेड करने में लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है, यानी कि चाइना का पैसा लग रहा है। चाइना दूसरा वहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको लेकर आ रहा है। अब वो भले ही प्रोजेक्ट अभी ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि कोविड के बाद उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि इस तरीके से वो वहाँ पर फैल जाए, अच्छे से कंट्रोल हो जाए उसका। लेकिन जो तीसरा, जो सबसे खतरनाक उसकी बात है, वो है उसका पॉलिटिकल सिस्टम। वो सारे देशों में, क्योंकि ये जो लगभग सारे देश हैं अगर हम देखें तो यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं है कहीं भी। एक भारत को छोड़ दें और एक बांग्लादेश को छोड़ दें तो लगभग इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर कभी ना कभी उठापटक हो रही है, कभी कोई लड़ाई हो रही है, कहीं सिविल वॉर हो रहा है। तो बहुत ये देश ऐसे हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे से फल फूल नहीं पाई है भारत को छोड़ के। चाइना चाहता है कि जो उसका पॉलिटिकल सिस्टम है वो इन सारे देशों में अप्लाई हो जाए। और वो क्या है? वो एक नया गठजोड़ है। ना वो सोशलिज्म है, यानी कि ना वो समाजवाद है, ना वो पूंजीवाद है। पूंजीवाद की जो निशानी है वो है कि पूंजीवाद के साथ लिबरल डेमोक्रेसी होती है। समाजवाद की निशानी है कि समाजवाद हमेशा तानाशाही होता है और पूंजीवाद के खिलाफ होता है। चाइना एक ऐसे प्रिंसिपल को लेकर आगे बढ़ रहा है जहां पर पूंजीवाद तो है पर साथ में समाजवाद है, तानाशाह है। चीन में क्या है? तानाशाही है, लेकिन साथ में पूंजीवाद भी है। पूंजीवाद के दम पे ही तरक्की कर रहा है। तो चाइना चाह रहा है इन सारे देशों में, बाकायदा ट्रेनिंग करवा रहा है वो, कि यहाँ पर क्या हो जाए, एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो डिक्टेटोरियल हो और साथ में कैपिटलिज्म भी हो। फिर जो चाइना का जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो उसके हिसाब से चलेगा। उसमें रोड़ा एक भारत ही है, विश्व के साथ तो वो बाद में निपट लेगा। तो इसलिए चाइना का टारगेट ग्लोबल साउथ है और ग्लोबल साउथ को ही टारगेट करते हुए उसने ये बातें कही हैं। लेकिन उसमें उसने अपने ताइवान को और तिब्बत को नहीं जोड़ा है। ताइवान को वो चाहता है कि ले ले, और तिब्बत को वो वहाँ पर जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके भी खिलाफ नहीं है। वो चाहता है कि जो चल रहा है वो ठीक है। तो देखिए, चाइना तो ये चाह रहा है, और भारत क्या चाह रहा है? भारत भी ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है। पिछले साल ही गवर्नमेंट ने 2 वर्चुअल ग्लोबल समिट किए, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के नाम से 2 बार कर ली है। जयशंकर जो है अभी भी
भारत जो है, जयशंकर को पिछली बार बोला, नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो समिट हुई है कंपाला युगांडा में, उसमें भेजा गया जयशंकर को। तो भारत भी ग्लोबल साउथ है उसका लीडर बनना चाह रहा है। और इसका पता इसी बात से लगता है कि जब परसों संसद में हमारी प्रेसिडेंट जो भाषण पढ़ रही थी उसमें उन्होंने ग्लोबल साउथ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पहले रिस्पोंडेंट हैं ग्लोबल साउथ के लिए, हम ही उसकी आवाज़ है। हम उसकी आवाज़ कैसे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं विश्व बंधु, फ्रेंड ऑफ वर्ल्ड है, हम सबके दोस्त हैं, मदद करते हैं, वैक्सीन के समय मदद करते हैं, अर्थक्वेक के समय मदद करते हैं। हम चाइना वाला काम नहीं करते कि पैसा लगा दो बाद में वहाँ की ज़मीन को हड़प लो, जैसा कि उसने श्रीलंका के साथ किया, जैसा कि नेपाल के साथ करना चाह रहा था, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। भारत ने कहा कि हम वो नहीं हैं, हम ग्लोबल साउथ के असली लीडर हैं, हम सॉफ्ट पावर के साथ चलेंगे, हम एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, भारत का जो विचार है वो अलग है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के, चाइना का जो विचार है ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का वो अलग है। लेकिन जो बात उन्होंने कही शी जिनपिंग की, उसमें एक रशिया का भी एंगल है। हाल ही में रशिया ने विजिट की है नॉर्थ कोरिया की और वियतनाम की, दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और दोनों ही ग्लोबल साउथ का पार्ट है। तो चाइना ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है, रशिया को बनने नहीं देना चाहता। तो इन बातों के बहुत मायने हैं। रशिया को भी एक तरीके से हल्का सा काउंटर करने की कोशिश की गई है। और भारत G20 के टाइम पर उसने अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनवाया, ग्लोबल समिट की ग्लोबल साउथ के साथ, वहीं पर नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो भारत और चाइना के बीच में जो ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की होड़ है, ये वो प्रिंसिपल की याद दिलाना चाइना के लिए इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि उसके बिना ये लीडर नहीं बन सकता। तो चाइना ने ग्लोबल साउथ की बात करते हुए पंचशील के बारे में वहाँ पर बात की है, क्योंकि इन सारी बातों के बिना विश्व का लीडर नहीं बना जा सकता। चाइना को ये बात समझ में आ रही, इसीलिए उसने कहा है कि अब वो पीसफुल राइज वाली पॉलिसी में यकीन करता है, उसकी किसी से लड़ाई दुश्मनी नहीं है। और वहीं पर भारत का भी कहना है कि वह भी ग्लोबल जो साउथ है उसका लीडर बनना चाहता है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि विश्व की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से बदलती है, नहीं बदलती है, चाइना और भारत के क्या रिलेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना और भारत को भी एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिल रहा है। दोबारा से पंचशील की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में भी एक बार दोबारा किसी तरीके की थोड़ी बहुत दोस्ती कराने की कोशिश की जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।